असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर। अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2% बेहतर हैं। मंत्री खुश हो सकते हैं, अफसरों की पीठ भी थपथपा सकते हैं, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। अरबों का बजट, तमाम सुविधाओं के बड़े बड़े वादे, शिक्षकों की लंबी फौज, लेकिन यह नतीजों में तब्दील नहीं हो पाए। प्राइवेट स्कूल अब भी सरकारी स्कूलों पर भारी साबित हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? बदलाव की दरकार कहां है, नीति में या नियत में? जनता मांगे जवाब में निराश करने वाले नतीजों पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। एमपी बोर्ड के 10वीं के नतीजों ने किया निराश, आधे से ज्यादा विद्यार्थी फेल। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। मुश्किलों में घिरी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का ऐलान। 19 मई को होने वाली महिला पंचायत के लिए सीएम शिवराज ने अफसरों से की चर्चा। महासमुंद धमतरी में सीएम रमन सिंह ने दी करोड़ की सौगात। 400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा, नक्सल प्रभावित नहीं कहलाएगा गरियाबंद। लोगों की थानों तक पहुंचाए जाएंगे भरपूर संसाधन। मध्य प्रदेश में अब किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगी अनफिट और सिंगल डोर बसें। परिवहन मंत्री ने अफसरों को इसकी बरतने के दिए निर्देश। आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त आई तीनों जोड़ी को भेजा गया। आज किया था कोर्ट में सरेंडर। जबलपुर में पानी की किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पानी लेकर पहुंचे निगम दफ्तर। बिलासपुर जिला अदालत में महिला ने वकील की जमकर पिटाई। जज ने महिला को करवाया बाथरूम में बंद, चाबी फेंकी। अंतागढ़ में 8 साल के बच्चे ने इलाज के अभाव में तोड़ा दम। समय रहते मासूम को नहीं मिली थी एम्बुलेंस। हांगकांग में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विशेषता और का सत्ता पहुंचने पर जोरदार स्वागत। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। सियासत के लिए शिक्षा कभी बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। चुनावी नारों में तालीम नदारद रहती है, लिहाजा सियासतदान भी शिक्षा पर ज्यादा संजीदा नहीं रहते। देश और सूबे के मुख्य तरजीहें तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनके अमल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षकों की काबिलियत पर हमें शुक्र नहीं है, लेकिन नतीजे एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन के साइड इफेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं।
के नतीजे इस बार भी पार नहीं कर पाए, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। जाहिर है नतीजों के बाद इन पर मंथन किया जाएगा और वजह तलाशी जाएगी नाकामयाबी की। आ गए 10वीं के परिणाम। आधे से ज्यादा परीक्षार्थी फेल, नतीजों ने किया निराश। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 3 मार्च से 14 मार्च तक चले एग्जाम में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इनमें से 49.79% ही पास होने में कामयाब है। यूं कहें कि इस साल भी 10वीं में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए तो गलत नहीं होगा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2% ज्यादा छात्र पास हुए। 2014 में 10वीं का रिजल्ट 43.74% रहा था। इस बार लड़के लड़कियों में कड़ी टक्कर रही, जहां 50.18% लड़कियां पास हुई, तो वहीं लड़कों का प्रतिशत 49.45% रहा। हालांकि मेरिट में 11 छात्राएं ही जगह बना पाई। 2% रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है। अब एक बात है कि परीक्षा के हिसाब से आपने देखा पिछला जो रिजल्ट है उससे पूरे आंकड़े तीनों को देखेंगे आप, मेरिट में भी बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो कोई सी कक्षा के हो, सबको। और 2% बढ़ा है पहले से, और इसको आगे बढ़ाने की और आवश्यकता है, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भले ही नतीजों के लिए मंत्री जी अपने महकमे के अफसरों की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि नतीजों ने निराश ही किया है। पिछले साल के हाई स्कूल के नतीजों की बात की जाए तो साल 2014 में 11.27 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 47.74% रेगुलर और 14.84% प्राइवेट स्टूडेंट्स पास हुए थे। खास बात ये थी कि 2014 में राज्य के सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम था, जहां प्राइवेट स्कूलों के 52.66% स्टूडेंट्स पास हुए, वहीं सरकारी स्कूलों के 44.41% छात्रों ने ही सफलता हासिल की। वहीं पिछले 4 सालों के दौरान 10वीं का रिजल्ट लगातार नीचे गिरा है। 2011 में जहां 54.76% स्टूडेंट्स पास हुए थे, वहीं 2013 में 51.19, तो वहीं 2014 में पास होने का ये आंकड़ा 43.74% तक पहुंच गया था। वहीं पिछले सालों में छात्र छात्राओं के प्रदर्शन पर भी अगर नजर डालें तो तस्वीर सामने आती है। पिछले 5 सालों में छात्रों का प्रतिशत 2011 में 53.95%, 2012 में 54.04%, 2013 में 51.40%, 2014 में 43.89% और इस साल 49.79% रहा। वहीं छात्राओं की बात करें तो 2011 में 55.85%, 2012 में 53.72%, 2013 में 50.94%, 2014 में 47.56% और इस साल 50.18% रहा। टॉप 10 में इंदौर और जबलपुर शहर बुरी तरह से पिछड़ गए थे। हालांकि भोपाल ने जरूर हाई स्कूल की टॉप 10 लिस्ट में इस बार जगह बनाई थी। वहीं इस बार भी सरकारी स्कूलों से बेहतर प्राइवेट स्कूलों के नतीजे रहे हैं। निजी स्कूलों में 51.89% बच्चे पास हुए, जबकि तमाम सुविधाओं के बावजूद 48.16% ही सरकारी स्कूलों के बच्चे पास हो पाए हैं। वहीं मेरिट में भी महज 2 बच्चे ही जगह बना पाए हैं। जाहिर है सूबे में शिक्षा की बदहाल हालत पर पहले से सरकार को घेरती रही कांग्रेस ने निराश करने वाले नतीजों पर शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी दिल्ली भागते, कभी कहीं और भागते हैं। और पूरा मंत्रिमंडल भी मदमस्त हो रहा है। विशेष रूप से शिक्षा विभाग की अगर बात करें, इतना खराब स्तर है, ग्रामीण अंचल आप जाएंगे गाँव में, न वहाँ टीचर है, न कोई व्यवस्था है, न सुविधा है, ना वहाँ पढ़ाई का कोई माध्यम है, ना कोई ठीक तरह से पढ़ाई होती है। सूबे में अब पहले जैसे हालात नहीं है। गांव तक में भरपूर बिजली मुहैया कराई जा रही है। हर स्कूल में शिक्षक भी तैनात हैं। इसके अलावा भी वजीफे से लेकर तमाम सुविधाएं मयस्सर हैं। फिर भी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। ऐसे में तालीम पर सवाल उठना लाजमी है और वाजिब भी। ऐसे में जरूरत विचार करने की भी है और मंथन की भी कि आखिर कमी कहाँ रही जिस वजह से नतीजों ने किया निराश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब नतीजे करें निराश, आधे से ज्यादा विद्यार्थी हो जाए फेल,
तो सवाल उठते हैं। क्यों 10वीं में फेल हुए आधे से ज्यादा विद्यार्थी? सुविधाओं के बावजूद क्यों नहीं सुधर रहे परिणाम? क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं सरकारी स्कूल? इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी। जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं हम हमारे कार्यक्रम में। कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल भी हमारे साथ हैं। पटेल जी, आपका स्वागत है। शिक्षाविद और एनसीईआरटी के पूर्व सदस्य एसजेड हैदर हमारे साथ हैं। हैदर साहब, आपका भी स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और पिछले कई सालों से शिक्षा से जुड़ी खबरों को कवर करते आ रहे प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं दीपक जी आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो नतीजे आए हैं 10वीं बोर्ड के, क्या ये खुशी जताने लायक हैं या चिंता करने लायक हैं? जी देखिए, मेरा मानना है कि एक पढ़ाई के स्तर को जिस स्थिति में हम ले जाना चाहते हैं, उस स्थिति के लिए जैसे गुणवत्ता सुधार की जो हमारी सबसे पहली चिंता थी, आज बोर्ड ने जिस प्रकार से इन परीक्षाओं का संचालन किया, खासकर रैंडमाइज जो सिस्टम उन्होंने परीक्षा केंद्रों के और उनके प्रभारियों के लिए जो निकाला था, एक तो वो कारण, दूसरा हमारे विद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाने का निर्णय, इन दो कारणों से जो नकल का मामला था वो इस परीक्षाओं में ना हाई स्कूल में ना हायर सेकेंडरी में देखने को मिला। एक भी विद्यालय को सामूहिक नकल से नहीं जोड़ा गया, सामूहिक नकल का कोई प्रकरण नहीं बना, कोई पर्चा निरस्त नहीं हुआ। टाइम पर हमने जो बोर्ड ने कहा था कि हम समय पर रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट भी समय पर दे दिया। ऐसी स्थिति में जो हमारे खास करके गुणवत्ता जो चिंता थी, उस गुणवत्ता को हमने ग्रामीण स्तर तक पहुंचाए भी। करीब 4% रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का बड़ा है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारा प्रयास शुरू में जिस गति से जाना चाहिए उस गति को हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन फिर भी जो एक गुणवत्ता सुधार का जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उसको पालन करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी, आपने जो कहा, इससे एक सवाल उठता है कि जो हमने 5 साल के आंकड़े दिखाए, जब रिजल्ट बेहतर आता था तो क्या सामूहिक नकल की वजह से बेहतर आता था? शिक्षा की गुणवत्ता का इसमें कोई योगदान नहीं था? जो आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता बेहतर की, नकल रोकी, इसलिए रिजल्ट अभी जो वर्तमान में आया है ये है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो पहले माहौल एक था, जैसे कहा जाता है कि बल्क में एक इलाके को नकल के लिए ठेके के लिए सौंप दिया जाता था, वहाँ परीक्षा केंद्र पूरी परीक्षाएं रद्द होती थी, परीक्षा केंद्र को पूरा निलंबित किया जाता था। ये इस साल कहीं नहीं देखने में आया। दूसरा जो संकुल जो हमने जो केंद्र प्रभारी की और केंद्र की जो व्यवस्था की, वो इस प्रकार की है। दूसरा, कापियों की जांचने की व्यवस्था भी एक जिले को नहीं दी गई, अलग अलग जिलों को कापियों की जांचने की व्यवस्था की गई। तो एक गुणवत्ता सुधार के जो कदम हमने उठाए, उन गुणवत्ता सुधार के कदम के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि आज हमारी शिक्षा का जो रिजल्ट आया है, ये श्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ आया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र पे जिस पे हम ज्यादा फोकस करना चाहते थे, आज वहाँ शिक्षा की व्यवस्था सुधर रही है। 4% रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्र का इंक्रीज हुआ है। मेरिट में पहली बार बेड़न जैसे कस्बे का लड़का मेरे ख्याल से प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो ये इसी चीज को दर्शाता है, जो बच्चे आज मेरिट में आए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे गाँवों के, छोटे छोटे कस्बों के हैं। ऐसे दृष्टिकोण में जो हमारा प्रयास है कि 17 बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर के सरकारी स्कूल के केवल 2 बच्चे हैं मेरिट में। नहीं, देखिए, मैंने कहा शिशु मंदिर के भी जो बच्चे हैं वो छोटे कस्बों से हैं, बहुत छोटे गांवों से हैं। मेरा इसलिए कहना है कि हमारा जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के माध्यम से हम चाहते थे कि शिक्षा हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचे, उस प्रयास में लगभग हम सफलता की ओर जा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। दीपक जी, ये कैसी सफलता है कि 4 लाख बच्चे फेल हो गए, उनका 1 साल बर्बाद हो गया, भविष्य उनका चौपट हो गया, नहीं उसे पता नहीं कितने बच्चे दोबारा परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। फेल नहीं कहेंगे, लगभग इसमें लगभग 2.5 लाख 2.25 लाख बच्चे पूरक के पात्र भी हैं। हम उनको फेल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पूरक की परीक्षा देने के बाद ये 10वीं का रिजल्ट है। 11वीं 12वीं को मेन माना जाता है, जिससे वो अपने सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हमारे रिजल्ट आए उसमें लगभग 50% बच्चे पास हुए हैं, करीब 25% के आसपास बच्चे पूरक में हैं। तो ये नहीं कहा सकता कि 4 लाख बच्चे फेल हुए। बच्चे को जो फेल है वो पूरक है, पूरक के बाद वो परीक्षा में हो सकता है, पूरक की परीक्षा में पास हो जाए और लगभग ये रिजल्ट भी 50% के आसपास आता है, तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा मेरे ख्याल। दीपक जी, लगभग 3 लाख करीब फेल हैं, ऐसा कुछ सरकारी आंकड़े में ही बताया गया है।
लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा के लिए साल भर आप लोग जैसे आपने आधे से अधिक बताया जी, साल भर आप लोग मेहनत करते हैं, इतना बजट है सरकार के पास, टीचर्स भरपूर हैं, सारी सुविधाएं हैं स्कूलों में। अब मोदी जी तो ये कह रहे हैं स्कूलों में शौचालय बनाइए, शिक्षा की गुणवत्ता मतलब सुधर चुकी है, उसके आगे के काम की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है दिन ब दिन बेकार ही आता जा रहा है। पटेल जी, एक मुख्य कारण जो आता है इसमें आरटीई के तहत जो नियम बना है, जिसमें यह कहा गया है कि पहली क्लास से 8वीं तक बच्चे को प्रमोट करना है, उसकी किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेना है, फेल नहीं करना है। इसके कारण से जो ये व्यवस्था कहने का गड़बड़ाई है, हमने केंद्र सरकार से मांग की थी जब माननीय एचआरडी मिनिस्टर भोपाल आई थी। इसके अलावा अभी जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें भी हमने मांग की है, लेकिन इस साल हमने गुणवत्ता सुधार के दृष्टिकोण से एक मूल्यांकन परीक्षा 5वीं और 8वीं की फिर से शुरू की है। इसका पेपर प्रदेश स्तरीय बनता है और ये मूल्यांकन के माध्यम से हम निश्चित रूप से मानेंगे कि अगले साल जो 9वीं में बच्चा प्रवेश लेगा इस मूल्यांकन के साथ, वो अपने आप को कहीं न कहीं जो कमजोर होगा उसके अभिभावक समझेंगे, टीचर समझेंगे, तो उसको पूरी तरीके से परिपक्व करके ही 9वीं में भेजने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, हमारे साथ एनसीईआरटी के सदस्य रहे हैदर साहब हैं। हैदर साहब, सेंट्रल स्कूल या सीबीएसई पाठ्यक्रम का रिजल्ट देखा जाए तो बहुत बेहतर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये इसकी आड़ ले रही है कि यहाँ प्रमोट कर देते हैं बच्चों को 8वीं 5वीं में, इसके कारण से 10वीं का रिजल्ट बिगड़ जाता है, जबकि सीबीएसई पैटर्न में तो प्रमोट करने का प्रावधान पहले से ही है। देखिए, जोशी जी ने तो खैर बहुत अच्छी बातें बताई, उसमें आपने ठीक ही जवाब दे रहे हैं वो कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। एक तो यह कि जितने अच्छे स्कूल कहलाते थे, मतलब जिनका इन्वायरमेंट अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, अच्छे टीचर्स हैं और यहाँ इन पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर है, ज़्यादातर ऐसे स्कूलों ने अपने आप को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ एफिलिएट कर दिया है, इसलिए ऑटोमेटिकली वहाँ बेहतर रिजल्ट आने की गुंजाइश है। अब बचे हुए स्कूल यहाँ रह जाते हैं जो मध्य प्रदेश बोर्ड से। एक तो ये प्रॉब्लम है कि जो कंपेरेटिवली भी अच्छे, उतने अच्छे बेहतर स्कूल नहीं थे, वो मध्य प्रदेश बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सरकारी स्कूल तो आप भोपाल में देख लीजिए, जो भोपाल के सरकारी स्कूल हैं ऑलरेडी थे पहले, जो बहुत अच्छे माने जाते थे, हमीदिया स्कूल और सुल्तानिया स्कूल और जहांगीरिया स्कूल, ये इनकी हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब हो गई है। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इन स्कूलों में कोई नई बिल्डिंग, नया कंस्ट्रक्शन, नई इन्वायरमेंट, नई फर्नीचर, नई टेक्नोलॉजी का यूज। सरकार की अनदेखी का नतीजा तो नहीं कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है? भाई, सारी फीलिंग तो ये आ रही है कि सरकारी स्कूलों को लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ या पब्लिक पीपीपी मॉडल में देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग सरकारी स्कूलों को कमज़ोर करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे रहे हैं। बाकायदा इसके खिलाफ एक मुहिम भी चल रही है कि भाई हमें सरकार को पढ़ाई लिखाई के ऊपर, तो ये सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनको अलग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले से 8वीं तक लड़के को हम असली में फेल होने पे बहुत जोर देते हैं कि लड़का आप अच्छा नहीं पढ़ रहा तो उसे फेल कर दो। उसके फेल करने से उसके ऊपर क्या गुजरती है इसके बारे में हम बॉदर ही नहीं करते। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 1 से 8 तक के लड़के जो हैं उसमें फेल करने का स्टिग्मा ना है, बचपन में ही उनको फेलियर का स्टिग्मा ना लग जाए। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि वो पुराना पैटर्न लागू करने की कोशिश नहीं, लेकिन इसमें वजह वो है ना कि हमारे यहाँ सारा जोर इसके ऊपर है। जैसे अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, 50% के करीब लड़के फेल हो गए, कुछ की सप्लीमेंट्री आई। अब हम ये बॉदर नहीं कर रहे कि जो 50% फेल हुए हैं उनका क्या हो रहा। अगर जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि 50% लोग जो फेल हुए हैं इनमें से बहुत से स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, बहुत से छोटी मोटी नौकरियां कर लेंगे, बहुत से अपने उल्टे सीधे कामों में लग जाएंगे, कुछ बच्चे पढ़ने में पढ़ेंगे और हो सकता है फिर फेल हो जाएं और फिर चले जाएं, या अगर पास भी हुए तो उनको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये इन बच्चों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम तो इस पर ज़्यादा ही जो कामयाब होगा चलिए हमने बहुत अच्छा किया। ऐसे में जो कंसर्न कंट्री के अंदर, खासतौर से आज के ज़माने में जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो बच्चों की, हमारे फ्यूचर जनरेशन की पढ़ाई लिखाई के बाद ही होगा। एजुकेशन के बगैर डेवलपमेंट के फ्रूट्स हमको मिल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो मैं प्रवीण जी से जानना चाहूँगा, प्रवीण जी लंबे समय से आप देख रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में उसका रिजल्ट बड़ा खराब आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि क्योंकि दिग्विजय सिंह सरकार में बिजली नहीं थी इस वजह से रिजल्ट खराब हुआ। अब इन पिछले 12 सालों में बिजली भरपूर है, सरकार दावा कर रही 24 घंटे बिजली देने का, तमाम सुविधाएं हैं, टीचर्स बढ़ गए, उनकी सैलरीज बढ़ गई, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन रिजल्ट ज्यों का त्यों है। प्रभु जी, जो माहौल बना हुआ है स्कूलों के अंदर, आज पढ़ाई के अलावा स्कूलों में सब कुछ हो रहा है।
मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों को कहाँ कहाँ नहीं लगा रही है। शराब बिकवाने तक का काम इस प्रदेश में शिक्षकों के द्वारा हो चुका है। अभी वर्तमान में भी कई शिक्षक आपके आधार को लिंक करने में लगे हैं, जबकि स्पष्ट आदेश हो चुके हैं कि टीचरों से दूसरा काम नहीं करवाना है। और रही बात कि रिजल्ट खराब क्यों आया, अभी मंत्री जी का जवाब सुन के मैं आश्चर्य हो रहा हूँ कि मंत्री जी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं मगर एग्जाम की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। हमें शिक्षा की गुणवत्ता की बात करना चाहिए थी। शिक्षा की गुणवत्ता पे आज ध्यान नहीं है, उसके बनस्पत एग्जाम और मूल्यांकन की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जा रहा है कि टीचर्स को कहाँ से कहाँ लगाएं, नकल कैसे रोकी जाए। मतलब आपने साल भर क्या किया, वो गुणवत्ता पे अभी तक किसी ने विचार नहीं किया। यही कारण है कि आज रिजल्ट के लिए हमें रोना पड़ रहा है। 2003 में आए थे और आपके रिजल्ट 49% जो आप बता रहे हैं, अभी सरकार दे रही है, शिक्षा मंडल दे रहा है, ये रिजल्ट उस हालत में है जब 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी गई है। अगर नियम एक सब्जेक्ट का ही है, 2003 में जब रिजल्ट खराब हुआ था तब अतना चेत्री जी ने, आनंद फानंद में उमा भारती जी ने एक की बजाय 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे दी थी, तब जाकर रिजल्ट बैलेंस हो पाया था। तो यहाँ भी बैलेंस करने की बात की जा रही है। आपके 51 में से 28 जिलों का रिजल्ट आज 48% के भी नीचे है, तो केवल 23% रिजल्ट ऐसे हैं जो कि 50% के ऊपर रिजल्ट दे पाए। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस के समय भी रिजल्ट खराब आता था, इन 12 सालों में कुछ सुधार हुआ, अब फिर रिजल्ट खराब की दिशा में बढ़ रहा है, कहाँ आपको खोट दिखती है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैंने आदरणीय जैन साहब मंत्री जी का और दीपक जोशी जी का बयान आपके माध्यम से दिखा। पहली बात तो जिस तरह से जैन साहब खुश हो रहे थे कि 2% की रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है, उनकी बात को सुन के मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। और जैसे दीपक जोशी जी ने कहा कि रिजल्ट, क्योंकि हर बात में पीठ थपथपाना कहीं ना कहीं सबकी आदत हो गई है कि रिजल्ट इसलिए कम आया या इसलिए 49% रहा क्योंकि इसमें नकल नहीं हुई। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहीं शिक्षा के सुधार की बात नहीं की है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में राज है। और मैं कहने में, क्योंकि एक राजनीति से हटके मैं बात करना चाहता हूँ, इस देश में या प्रदेश की तरक्की जब ही हो सकती है जब हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बात करें। और जहाँ तक शिक्षा का स्तर है मध्य प्रदेश में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अभी हैदर साहब कह रहे थे बहुत से जो अच्छे स्कूल थे वो सीबीएसई से एफिलेटेड हो गए। उन सीबीएसई में जो एफिलेटेड स्कूल में, उसमें एलिट क्लास के लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे घर के लोग पढ़ रहे हैं, जो कि निर्धन लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो हमारा गरीब तबका जिसको विकास की दरकरार है, वो कहीं ना कहीं इन एमपी बोर्ड के या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जब एमपी बोर्ड के जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। आदरणीय दीपक जोशी जी बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर दूं। आज क्या मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है? पहली बात, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपनी शिक्षा की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार क्या ध्यान दे रही है? क्या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं? जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने एक मुद्दा उठाया, शिक्षकों को किन किन अलग कामों में ये सरकार लगा रही है, क्या इस बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है? तो इन बातों पे जब तक हम नहीं सोचेंगे। और एक चौथी बात, सिर्फ शिक्षा का मतलब रिजल्ट आना नहीं होता है। शिक्षा में कहीं ना कहीं खेलकूद की गतिविधि भी आती है, शिक्षा में कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज भी आती है। प्रदेश सरकार इस और क्या ध्यान दे रही है, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में आने की बात है। दीपक जी, चिंता इस बात की हो रही है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रही है, रिजल्ट की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दे रही है। बड़े लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाए, वो क्या पढ़ रहा है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, इसकी चिंता नहीं है। साल में एक बार रिजल्ट आता है, 2% पे आपके मंत्री खुशी मना रहे हैं। दीपक जी, इसमें कहीं बदलाव की गुंजाइश दिख रही है? आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, जिस प्रकार से हैदर साहब ने बताया कि सीबीएसई जो पैटर्न है, इसके कारण से अभिभावकों को ये लगता है कि हमारा बच्चा स्टेट के इस बोर्ड के सिलेबस से ऑल इंडिया कॉम्पीट में कहीं ना कहीं कमजोर रह जाता है। तो एक लोगों के में ये भावना बनी है कि सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाया जाए। हमने इस नई शिक्षा नीति में ये पुरजोर मांग की है कि पूरे हिंदुस्तान का एक यूनिफाइड सिलेबस बनाया जाए, एनसीईआरटी को बुकों के माध्यम से एक सी पढ़ाई की जाए। ये हमने अभी पुरजोर मांग की है। दीपक जी, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, ये सीबीएसई पैटर्न तो एडॉप्ट कर सकता है ना, कहीं रोक तो नहीं है कि आप उस पैटर्न पे ना जाएं? नहीं, हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए आ रहा। अभी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, उसमें हमने तय किया है कि कुछ एनसीईआरटी की बुकों को हम इस साल लेने का प्रयास करेंगे,
क्योंकि गुणवत्ता सुधार में एनसीईआरटी को हमको जोड़ना पड़ेगा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं न कहीं निर्देशित किया है। तो अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारा जो पाठ्य पुस्तक की जो चयन समिति है वो इस विषय पे विचार कर रही है कि एनसीईआरटी की किन किन बुकों को हम अपने क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को हम छोड़ नहीं सकते। मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश का ट्राइबल, मध्य प्रदेश की जो हमारी पुरातत्व की व्यवस्था है उनको भी हम जोड़कर इस सिलेबस को बनाने की बात कर रहे हैं। हैदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंत्री जी कह रहे हैं एनसीईआरटी की कुछ किताबें शामिल कर लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की परिपाटी नहीं छोड़ सकते, हम मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं छोड़ सकते, जिसमें कि खराब रिजल्ट भी एक शामिल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है, सारे स्टेट को दे देती है कि इसके अंदर ये आपकी गाइडलाइंस है। स्टेट को आज़ादी है कि अगर वो चाहें तो एनसीईआरटी की किताबें उनका सिलेबस का अडॉप्ट कर लें, चाहें तो उसको मॉडिफाई करके चेंज करके कर सकते हैं। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात में मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस के बजाय यदि टीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पढ़ाने का पूरा साल भर। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। कैसे? सेंट्रल स्कूल बने हुए, केंद्रीय विद्यालय, इनमें जो परफॉर्मेंस बच्चों की आ रही है वो प्राइवेट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों से ज़्यादा बेहतर होती है काफ़ी हद तक। तो हम बल्कि एक डिमांड है यहाँ पे कि हमारे हर गांव में, हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे सारे स्कूलों का स्टैंडर्ड सेंट्रल स्कूल के या केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड के बराबर तो होना ही चाहिए। इससे कम पे सवाल इसका नहीं है। ऐसे में सर मैं जोशी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सवाल इसका कि हमें एजुकेशन को एक मिशन मोड में, एक बिल्कुल मूवमेंट के तौर पे चलाना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि आने वाली नस्लें हमारी, अगर हमारे मुल्क की तरक्की होनी है तो हमारी वाली नस्लों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होना चाहिए। और फेलियर का स्टिग्मा हमारे बच्चों में जो लगता है, ये तो बहुत उस पर ही असर उसी से पता लगेगा जो फेल होता है। बाकी को तो एहसास ही नहीं होता कि वो कहाँ खो गया और क्या हो गया उसके बारे में। जी हैदर साहब, इस खराब रिजल्ट के बीच एक खबर है कि मंदसौर के बच्चों ने जो दूसरे नंबर पर टॉप किया, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मंदसौर से एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, अपना सवाल कीजिए। जसवंत जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं जसवंत बोल रहा हूँ सर। मैं आदरणीय जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता में तो आपने सुधार किया, परंतु वर्ष में 120 दिन स्कूल लगने का है, परंतु स्कूल लगते हैं इस वर्ष में 90 दिन, और उसमें भी अध्यापक को अध्यापन के बजाय बाबू का काम दे दिया जाता है। जी चलिए, हम जवाब दिला रहे हैं। जी जोशी जी, दर्शक जसवंत का सवाल है मंदसौर से, जहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बार, कि टीचरों को दीगर काम में लगाया जाता है, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नहीं, देखिए, शिक्षक को गैर शिक्षक के कार्य में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस साल जो एक व्यवस्था हमारी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, ये सारे चुनाव इस साल कहीं न कहीं आए, इसके कारण से थोड़ी सी बाधाएं बढ़ी है। लेकिन हमारे सरकार का पुरजोर प्रयास है कि शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाए। एक तो दूसरा, इन्होंने जो स्कूल खुलने का समय अवधि बताई है कि जो 120-125 दिन होना चाहिए, हमारे यहाँ 90-80 दिन है, इसको भी हम कम से कम 125-120 दिन कर लें, इसका भी प्रयास हमारी समीक्षा बैठक में इस बार हुआ है। और अगले सत्र में बहुत कड़ाई से हम पूरा प्रयास करेंगे कि 120-125 दिन पे इसको ले जाए। दीपक जी, क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि अगले साल यदि कितना रिजल्ट आएगा, टारगेट अचीव, जैसे मुख्यमंत्री जी टारगेट देते हैं हर विभाग के लिए कि भाई आपको ये काम करना है, ये टारगेट आपका है, ये अचीव कीजिए इस 3 महीने में, 6 महीने में, तिमाही समीक्षा होती है, तो साल भर का कोई आप शिक्षा विभाग को टारगेट दे रहे हैं कि अगले साल रिजल्ट 10वीं का 70% आए या 80% आए, ऐसा कुछ टारगेट देने के? जी पटेरिया जी, हमारी व्यवस्था में मूल कमियां ये थी कि पिछली जो सरकारें थी जी, उसने जो है तो 0 बजट पे स्कूल खोले थे जी। सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने वो थी, भवन विहीन। दीपक जी, 12 साल हो गए आपकी सरकार को, पुरानी सरकार को कब तक रोएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने पिछले 10 सालों में करीब 40,000-45,000 शिक्षक साथियों की भर्ती की, चाहे वो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक। इस साल हमने पूरी सॉर्ट आउट करी है योजना, जिसके तहत हमको करीब 30,000-32,000 शिक्षक साथी चाहिए। लेकिन आने वाले 2 साल को प्लान करते हुए हम करीब 50,000 शिक्षक साथियों की भर्ती इस साल करने जा रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में हमारी शिक्षकों की कमी लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ शिक्षकों के अलग अलग वर्ग बने हैं, इनको एक सा समान कैसे किया जाए, इसके लिए भी हमारे यहाँ कहीं न कहीं योजनाएं बन रही है। तो ऐसे दृष्टिकोण में तो शिक्षकों का संवर्ग एक जैसा करना, उनको एक जैसी व्यवस्था देना, और दूसरे
में शिक्षकों की कमी को लगभग पूरा सत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य, इसमें लगभग हम नई भर्ती के साथ सफल हो जाएंगे। दीपक जी, नई भर्ती के साथ कर्मचारियों की तादाद तो बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं आप गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे कि पढ़ाई में क्या क्या एड ऑन किया जाएगा, टाइमिंग कैसे बढ़ाई जाएगी, सरकारी स्कूलों के पैटर्न में क्या सुधार किया जाएगा। हम सिलेबस को यूनिफाइड चाहते हैं। अगर यूनिफाइड सिलेबस नहीं भी होता है तो हम एनसीईआरटी की बुकों को मध्य प्रदेश में लेंगे। अच्छा, हमारे पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे बच्चों का व्यक्तित्व विकास अच्छे से हो पाए, इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक साथियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था में भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। आईटी के माध्यम से लगातार उनको अच्छे लेसन प्रदान किए जाएं, इसकी व्यवस्था भी सरकार अपने जो हमारा नेट है, जिसके माध्यम से हमारा पोर्टल है, जिसके माध्यम से शिक्षक साथियों तक अच्छे लेसन पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब हम मैनुअल उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम आईटी के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कर रहे हैं। एक ऐप के माध्यम से उनका अगर वो विद्यालय पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, समय पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, ये व्यवस्था भी अब इंदौर संभाग में हमने कर ली। आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर देंगे। जब शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, शिक्षक उपलब्ध रहेगा, भवन और भवन के साथ लाइब्रेरी और लैब व्यवस्थित होगी, तो निश्चित रूप से हमारी गुणवत्ता का सुधार का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दीपक जी, निर्माण विभागों में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई निर्माण कार्य चलता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि संबंधित अधिकारी, उसके ऊपर उस विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठकों में कहते हैं कि मंत्री जिम्मेदार होगा इसके लिए। क्या शिक्षा विभाग में ये पहल नहीं कर सकता शिक्षा विभाग की, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश पैटर्न पे पढ़ाई करें, यहाँ अच्छे नंबर से पास हों और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, जिससे ये जो लेकुना हो रहा है ये खत्म हो जाए? नहीं पटेल जी, देखिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयास होना चाहिए। पहल तो होनी चाहिए दीपक जी, कहीं से तो कोई पहल हो, ज्यादा अपनाया जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए जी। नहीं, इसके लिए हम पहल करने के लिए बिल्कुल आपसे सहमत है, ये पहल होना चाहिए और इस पहल को कैसे पूरा किया जा सकता है इस पे भी हम विचार करें। जी, हैदर साहब कुछ इसी विषय में कहना चाह रहे हैं? एनसीईआरटी ने बहुत पहले एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात शुरू की थी। कुछ मुल्कों में ये लागू भी है कि एक इलाके के बच्चे एक ही स्कूल में जाएं, उसमें अमीर घर का भी बेटा जाए और गरीब घर का भी बेटा जाए। तो जब अफसरों के बच्चे और गरीब आदमी के बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, जैसे सेंट्रल स्कूल वगैरह में होता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई सवाल जवाब करता रहेगा, निगरानी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि स्कूल जो बने उनकी क्वालिटी भी, मैंने जैसे अर्ज किया था पहले, कि कम से कम केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न के ऊपर तो स्कूल बने, और जब वो स्कूल अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो मध्य प्रदेश के स्कूल क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब यह है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ के अफसरों के ऊपर जिम्मेदारी आना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अफसर हैं, डीईओ हैं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, ये सारे लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि ये रेगुलर मॉनिटरिंग करें, और ये इम्तिहान के रिजल्ट के ऊपर नहीं, बल्कि साल भर तक, जैसा क्योंकि साल भर तक लड़का पढ़ के फिर फेल क्यों होता है? अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसे पास हो जाना चाहिए। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि अफसरों की जिम्मेदारी हो जाए, एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। क्या क्यों ख़राब रिजल्ट आ रहा है, बजाय टीचर की जिम्मेदारी के हम कहेंगे इनकी जिम्मेदारी कर, में भी कलेक्टर को जिम्मेदार कर दें कि कलेक्टर देखे कि सारे स्कूलों में उनके अफसर जाते हैं और रेगुलरली पढ़ाई मॉनिटर करते हैं कि नहीं करते, उनके रिजल्ट हर महीने कैसे आते हैं, ये सब मॉनिटरिंग हो। आजकल तो सीबीएसई ने कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की भी बात की है कि रेगुलर होमवर्क होगा, असाइनमेंट होंगे, उनके टेस्ट के रिजल्ट मिलेंगे और साल भर का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर साल भर के रिकॉर्ड में बच्चे के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो पास तो उसको हो ही जाना चाहिए, ना होने की कोई वजह ही नहीं है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, हैदर साहब ने कहा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होना चाहिए स्कूलों में, दूसरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा ये भी है कि जब राज्य में हर साल स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है, तो फिर 10वीं के इस परीक्षा में 3.25 लाख बच्चे प्राइवेट के तौर पर क्यों बैठे? नहीं, देखिए, प्राइवेट के तौर पे बैठने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सी जगह हमारे यहाँ खास करके बच्चियों को स्कूल नहीं भेजने की प्रवृत्ति समाज में है। एक तो कारण ये है, दूसरा अभी भी हाई स्कूल की जो एक लिमिट है कि 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल स्थापित होना चाहिए, करीब मध्य प्रदेश में 1100-1200 हाई स्कूलों की कमी है। ऐसे दृष्टिकोण में छात्र को ये लगता होगा कि उस जगह पे जहाँ पे उसको परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, रेगुलर पढ़ने की बजाय वो प्राइवेट पढ़ ले।
लेकिन इस साल स्कूल चलो अभियान को हमने 4 चरणों में जो चलाया है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ इस साल मिला है कि ड्रॉप आउट रेशियो को हमने काफ़ी हद तक कम किया है। और इसी का परिणाम है, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी जो हमारा जो बच्चों का स्कूलों का ड्रॉप आउट रेशियो है वो कम हुआ है। जी दीपक जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने चर्चा में भाग लिया और सरकार क्या आगे करने जा रही है और इस रिजल्ट के क्या क्या आउटकम्स हैं वो आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है निराशाजनक नतीजों पर। हैदर साहब, अभी हम मंत्री जी बात कर रहे थे, मंत्री जी कह रहे हैं हम नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, उनके वेतन सुधार रहे हैं, लेकिन कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पे जो बात हो रही है वो नहीं हो पा रही कि शिक्षा कैसी दी जाएगी, पैटर्न कैसा किया जाए कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, टीचर उनको पढ़ा सके, काबिल टीचरों की भर्ती की जाए, इस पर बात नहीं हो रही। देखिए, ये बात तो आपने बहुत सही की। अगर टीचर भर्ती हो रहे हैं और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो यकीनन वो अच्छा पढ़ाई में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग अच्छी होना चाहिए। जिस तरीके से बीएड कॉलेज ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट खुल गए हैं, वहाँ खुद ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही। एडमिशन बाहर के लड़कों को मिल जाता है, फीस ले लेते हैं और फिर इम्तहान दे के पास हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बड़ी सख्त निगरानी की ज़रूरत थी। कुछ साल किया भी निगरानी लोगों ने, फिर ढील पड़ जाती है। तो ये तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें तो इसे मिशन मोड में लेना। अगर हम ये कमिट कर लें कि हमें आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम दे के आगे बढ़ाना है ताकि मुल्क का फ्यूचर अच्छा हो, तभी हम इसके ऊपर जोर दे सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और जो ऊपर के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर कह लीजिए या बड़े पैसे वाले लोग या तालीम जो ऑलरेडी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, हम ये मान रहे हैं कि बस वही मुल्क को चलाएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी, ये तो इसी के लिए बनाए कि उसे कुछ भी थोड़ा सा दे दो तो वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी, ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक हम इस बात में कमिट नहीं करेंगे कि हमारा हर बच्चा वही तालीम हासिल करे जो दूसरा कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हासिल कर सकता है, खासतौर से हिंदुस्तान में, तब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये बात, तो हमें सारे लोगों से, चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या एनडीए की गवर्नमेंट हो, हमारी की किसी भी गवर्नमेंट ने आज से नहीं, पिछले 65 साल आज़ादी के बाद से अब तक हमने आम बच्चों के, गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों की तालीम के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया।
हमने अपर क्लास के लिए तो बहुत खोल दिए अच्छे स्कूल, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खोले हुए हैं, एयर कंडीशन स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल भी खोलने को हम नहीं तैयार हैं कि सारे। हैदर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ दमोह से, प्रदीप। हाँ प्रदीप जी, अपना सवाल कीजिए। सर, सरकार हर एक वो कदम क्यों नहीं उठाती जो मिशनरी स्कूल, सीबीएसई स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हैं, और शिक्षकों, जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को जिम्मेदारी लक्ष्य क्यों नहीं दी जाती कि वो कमियां ढूंढें प्राइवेट स्कूल के बराबर, और सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, ऐसा शपथ क्यों नहीं लेती? जी, इसका जवाब हमने मंत्री जी से मांगा था अभी कुछ देर पहले। सागर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मयंक जी, सवाल कीजिए। सर, हर बार सर 10th का रिजल्ट, 10th 12th का जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आता है सर, वो हमेशा सर कम आता है सर। सर, ये एमपी बोर्ड में जो है सर, वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते सर? हमेशा देखा गया है कि थ्योरी पे ज्यादा नॉलेज करते हैं सर। मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ सर, आजू बाजू ना कभी चेकिंग होती है सर, और ना कुछ होता है, ना इंस्ट्रक्शन बाहर से इंस्पेक्शन आते हैं सर। ये क्यों नहीं होता सर? जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दमोह से, महेंद्र। महेंद्र, अपना सवाल रखिए। सर नमस्कार। जी महेंद्र जी। जी नमस्कार सर। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अब मध्य प्रदेश सरकार सारे सुझाव देती है और प्रयास करती है कि हम स्कूलों को सुधारें। मैं ये आपको बड़े दुख के साथ कहना और बताना चाहता हूँ सर कि आज भी हमारे यहाँ प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शाला में एक भी चपरासी नहीं है, और टीचरों का अभाव रहता है सर। जो टीचर रहते भी हैं उनको आप लोग सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि अदर कामों में लगाया जाता है। आज भी देखिए आप, वोटर लिस्ट में आधार कार्ड लिंक कराने के लिए कितने बीएलओ लगाए गए हैं, और उसके साथ साथ मध्याह्न भोजन की ऐसी समस्या सर टीचरों के ऊपर ला दी गई है, जिसके कारण बच्चों को वो खिलाने पिलाने में व्यस्त हो जाते हैं, कैश बुक का मामला निपटाने में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सर एक कहावत है कि सांप के पैर सांप को ही दिखते हैं। तो शिक्षक अत्यधिक परेशान रहते हैं, शिक्षकों की पूर्ति कभी नहीं होती, अधिकारी खा के उनको इधर का उधर अटैच कर देते हैं। जी, हम बात करते हैं इस विषय पे। प्रवीण जी, इनके जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मंत्री जी को कहीं जाना था शायद शिक्षा पर बात करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास इतना समय नहीं है कि वो जनता के सवालों के जवाब दे सकें। प्रवीण जी, इन सवालों के जवाब आपसे चाहूंगा। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो अपने को व्यवस्था करना पड़ेगी। जहाँ तक अभी हैदर साहब बोल रहे थे कि मिशन मोड पे जाना पड़ेगा, तो एक सर्व शिक्षा अभियान पहले से चल रहा है। जो आज शिक्षा म्यूट मोड में आई है, उसका कहीं ना कहीं उसका जो है ये परिणाम जो है केवल ऐसे से कहीं सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है, मिशन चल रहा है, उसका ही परिणाम है कि आज शिक्षा मिशन की जगह म्यूट मोड में पड़ी हुई है। अब माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक मिशन शुरू हो गया। 3 साल से मिशन काम कर रहा है, मगर अभी तक टीचर्स पे या गुणवत्ता पे बात नहीं गई है। जो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, बिल्डिंगों की बेहतरी के लिए काम चल रहा है उस मिशन के अंदर, और जो सवाल किए जा रहे हैं दम से हों, चाहे शोर से हों, चाहे नीमच से हों, उनकी समस्या जायज़ है। क्योंकि आज स्कूलों में लेबोरेटरी नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए। भोपाल जैसे शहर में और भोपाल के आसपास लगे गाँव के स्कूलों तक में प्रयोगशालाएं नहीं है। भोपाल से मोबाइल वैन भेजी जाती है आखिरी के 2 महीने में एग्ज़ाम के, तब जाके बच्चों को प्रैक्टिकल एक स्क्रू और वर्नी कैरी पर्स जो है यहाँ से लोग टीचर जाके दिखाते हैं गांव के स्कूलों, भोपाल के स्कूलों में। तो अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कैसे रिजल्ट अपन अच्छा मान सकते हैं। शैलेंद्र जी, आप तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्याएं सभी जगह से आ रही हैं, दर्शक भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ आपने भी अनुभव किया होगा, और सुझाव क्या है आपके इसमें सुधार के लिए? अभी प्रवीण जी बात कर रहे थे प्रयोगशाला की, मंत्री जी चले गए। मेरी विधानसभा में धामंदा गांव है, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है। शैलेंद्र जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपके क्षेत्र इछावर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद। जावेद, अपना सवाल रखिए। हेलो। हाँ जावेद जी, सवाल रखिए। आपके विधायक बैठे हैं हमारे साथ, सवाल रखिए जावेद जी। जी, मेरा सवाल ये, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज कम कर दीजिए टीवी की और सवाल कीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज आ रही जावेद जी, सवाल कीजिए, टीवी की आवाज कम कर दीजिए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ सुधारने के लिए। चलिए शैलेंद्र जी,
आप उनकी आवाज बन जाइए, आपके क्षेत्र के हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि धामंदा गांव है छाव विधानसभा में, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन आज तक भी उस स्कूल में लाइट नहीं है। जी। एक वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, सीहोर ब्लॉक में 66 पंचायतें आती हैं, उन 66 पंचायतों में मात्र 3 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें 2 हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और इतने बड़े क्षेत्रफल में जहाँ पे 5 हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए वो स्कूल नहीं है। मात्र 11 हाई स्कूल मेरी विधानसभा के अंदर हैं। तो कहने का मतलब है कि ना बिल्डिंग है, ना उनमें टीचर्स हैं, ना उन टीचरों को ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम्स हैं, तो हम शिक्षा का सुधार कैसे करेंगे? ये सब एक और चीज में क्या, शैलेंद्र जी, माना सीहोर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन जनता ने आपको चुना है, आप जनप्रतिनिधि, आपको अधिकार है, आप जिला सरकार की बैठक में भी बैठते हैं, आप भी तो इस काम के लिए पहल कर सकते हैं। मैंने इस मामले में जिला सरकार से लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमारे जो विधानसभा में हायर सेकेंडरी स्कूल की कमियां हैं, हाई स्कूल की कमियां इनको पूरी करें। चेन्नई करके उनको लेटर पाया, लेकिन बजट की कमी की बात बार बार वो कर देते हैं। और एक और हालत, ये छोटा सा उदाहरण है, एक डाबरी गांव आता है बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वहां 70 बच्चों पर हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने वाला है, और पास में ही ब्रजेश नगर गांव है जहाँ पे 600 बच्चे हैं, और वहां पे स्कूल अभी भी हाई स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। तो ये असमानताएं तो होती है, निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसी असमानताएं वो रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करने की और इस सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पहली मुद्दे की बात जो हैदर साहब ने कही, मैं ये जानना चाहता था आदरणीय मंत्री जी से, कितने ट्रेनिंग स्कूल्स हमारे टीचरों के लिए उन्होंने खोले, कितने दिनों का उनको रिफ्रेशर कोर्स वहां पे करवाया, महीने 2 महीने का, कि मात्र 8 दिन में या 6 दिन में उनको सिखा के वहां से भेज दिया कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं? क्योंकि जो आज भी हमारा गरीब है वो पीछे होता जा रहा है और अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश में विषमताएं अमीर और गरीब के अंदर बढ़ती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा का जब तक हम स्तर नहीं सुधारेंगे, जब तक ये ना देश तरक्की करेगा ना ये प्रदेश तरक्की करेगा। प्रदेश की तरक्की की बातें कहीं ना कहीं खोखली जब साबित होती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती हैं देश भर में, कितने % मध्य प्रदेश के बच्चे उसमें पास होते हैं, इस और का भी आंकड़ा लेने की जरूरत है। एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बड़ी मीठी मीठी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अब गरीब का बच्चा भी विदेश पढ़ने जाएगा। जब मेरा सवाल लगा तो जवाब ये आया कि एक भी गरीब का बच्चा विदेश पढ़ने नहीं गया। बाद में संशोधित उत्तर जब मुझे मिला तो उसमें कहा कि वर्ष 2011-12 में एक भी नहीं गया, और 12-13 में 11 बच्चे जो कि SC/ST की स्कॉलरशिप को लेकर गए थे, एक भी निर्धन बच्चे को विदेश नहीं पहुंचाया। तो कथनी और करनी में फर्क लगातार नजर आता है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। आज भी शिक्षा का स्तर किसी भी स्कूल में ठीक नहीं है। आप शौचालय की बात कर रहे हैं, पीने के पानी की बात हम करें, पीने का पानी बच्चों को नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। आपकी बात से ही एक सवाल उठा, मैं हैदर साहब से इसका जवाब चाहूंगा। जो आपने डाबरी का और ब्रजेश नगर का उदाहरण दिया कि राजनीतिक रसूख से कहीं 70 बच्चे वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवा दिया गया, और जहाँ जरूरत है 600 बच्चों को वहाँ पर स्कूल नहीं है। हैदर साहब, क्या रिजल्ट खराब होने के परिणाम ऐसे राजनीतिक रसूख से होने वाले निर्णय हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, राजनीति तो चलती ही रहेगी, इसका तो हम लोग इलाज नहीं कर सकते, लेकिन इससे रिजल्ट खराब हो ये मैं नहीं मानता। रिजल्ट खराब इसलिए हो रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, और पढ़ाई की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, और टीचर्स को ये अकाउंटेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश हो रही, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसफ़र मिल जाता है या प्रमोशन मिल जाता है। ये जिम्मेदारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और कमिश्नर ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोगों की होना चाहिए कि अपने अपने ज़िले में फोकस करें, और उस फोकस में मैं अपने MLA साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने अपने ज़िले के तमाम लोगों को बैठा के ये बात होना चाहिए कि भाई हमारे स्कूल क्यों नहीं अच्छे काम कर रहे, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे, टीचर का रेगुलर से आना, क्लास में लड़कों को असाइनमेंट देना, असाइनमेंट का चेक करना, ये पूरा प्रोसेस जब चालू होता है तब लड़का पढ़ता है। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ाया, इम्तिहान में बैठा दिया तो उसे तो फेल होने ही। हैदर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ गुना से। कल्याण जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर जी, मेरा एक सवाल ये है जी कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती कर रहे थे, वो गुणवत्ता सुधार के लिए अच्छा था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सर सवाल ये है कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती जो कर रहे थे जी, चलिए हम जवाब दिलाते हैं इसका। प्रवीण शर्मा जी, आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को गहराई से समझते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या क्या हो रहा है। आज शिक्षकों के बीच सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भोपाल या शहर छोड़ के नहीं सकते, सुविधा के आदी हो गए। AU के ये पद निकाले गए और उसके लिए अभी तक पात्र शिक्षक ही नहीं मिल रहे। हाई स्कूल प्रिंसिपल के बराबर का पद है,
और उसमें यदि टीचर जाना इच्छा नहीं चाह शक्ति रहे। हो प्रवीण जी तो हो सकता है जैसे उच्च शिक्षा विभाग में किया गया है कि जो वल्लभ भवन में सालों से जमे हुए थे टीचर, उनको वापस फिर उन्होंने इसको कॉलेजों में भेज दिया। निश्चित रूप से उसमें कई आईएएस की पत्नियां भी प्रभावित हुई हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार भी प्रभावित हुए हैं, तो वो तो यहाँ भी लागू हो सकता है, फिर यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? आप देख लें सारे सरप्लस शिक्षक इस भोपाल या शहरों के स्कूलों में ही है, इंदौर या ग्वालियर, इसके आगे निकल जाए तो नीमच, मंदसौर, छोटे जिले रीवा चले जाएं, बिंद में सारे पद खाली पड़े हुए हैं। और आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आपको इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी, जनता दिखाना पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं ठीक नहीं होने वाला है। ये रिजल्ट की अगर आप बात करना है, एक व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग में शुरू में चल रही थी एडीआई की, लगातार स्कूलों का निरीक्षण हुआ करता था, एडीआई जाके बच्चों से सवाल जवाब करते थे और खराब जवाब मिलने पे टीचर से प्रिंसिपल से जवाब हुआ करता था। प्रवीण जी, व्यवस्था एडीआई की कब तक लागू थी और कब से खत्म कर दी गई? लगभग 86 के बाद से खत्म कर दी गई है और उसके बीच में डीओस को जानकारी दी गई। अब जिम्मेदारी डीओस की हालत ये हो कि डीओस ऑफिस से बाहर नहीं आ पाते, जेडीएस बना दिए आपने, जेडीएस के संभाग पूरे संभाग में कितना दौरा कर पाएंगे? और आप बजाज साहब बैठे हैं, इनसे पूछें क्या इनसे आज तक बजट लिया गया या बजट की जानकारी जब ली जाती है, साल में बजट बनता है डिपार्टमेंट का और वहाँ की जब वो बनती है कि भाई कहाँ स्कूल खोला जाना है, क्या इनसे आज तक पूछा गया है? चलिए शैलेंद्र जी, सवाल आपकी तरफ है। सीधा सा जवाब है, बहुत सारी अनुशंसाएं हम करते हैं, लेकिन उन अनुशंसाओं पे कितना पालन होता है ये महत्वपूर्ण है। जहाँ भी, क्योंकि हम क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं, जो भी क्षेत्रीय विधायक होता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और उस असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपके वोटर हमसे जुड़ गए इछावर से ही राजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अगर उभर कर आ रहा है इछावर विधानसभा क्षेत्र से, आज हमारे इछावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और खासतौर पर यह है कि शिक्षाविद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं खासतौर पर ये बताना चाहता हूँ, राजेश शर्मा हूँ मैं, इछावर से राजेंद्र नहीं, राजेश शर्मा। जी राजेश जी। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि इछावर के इतिहास का सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य है तो वह यही है कि इछावर में आज तक की तारीख में जितने भी शासकीय या कहते हैं तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोल दें उसको, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल बोल दें उसको, शासकीय मॉडल स्कूल बोल दें, वहां पर किसी तरीके का कोई स्टाफ नहीं है। और स्टाफ नहीं होने की वजह यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी तरीके का स्टाफ की कमी को बताया नहीं गया। चलिए, आपके विधायक जी बैठे हैं, उनसे जवाब दिलाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुना से, राघव जी अपना सवाल कीजिए। जी सर, सवाल हमारा ये है कि हम जहाँ पे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए फेल हो रहे हैं बच्चे। जी जी, शैलेंद्र जी आपके क्षेत्र के राजेंद्र का सवाल का जवाब दे दीजिए। राजेश जी ने जो सवाल किया, निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रभारी प्राचार्य एक्सीलेंस स्कूल में है, जो कि प्रभारी के रूप में है, जो प्राचार्य होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। ये कई मांगे हमने स्कूल से लेकर जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल है, लगातार शासन की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। राजेश ने सवाल आप लोग को लेकर भी उठाया, जनप्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं पिछले 1.25 साल से वहाँ का जनप्रतिनिधि बना हूँ, उसके पहले की बात मैं नहीं जानता, क्या होगा वो बड़े अच्छे से उन्होंने बता दिया होगा। लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ, मेरा सबसे पहला प्रयास स्कूल शिक्षा के सुधार की ओर है और उसके लिए मैंने बाकायदा पूरे विधानसभा में दौरा कर और अपनी जानकारी एकत्रित की कहाँ पे स्कूल होना चाहिए। बाकायदा हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की एक डिमांड बनाकर मैंने शिक्षा मंत्री को, आयुक्त को और मुख्यमंत्री तक को भी पिछले 1 महीने पहले मैंने दी कि यहाँ पे ये तो बहुत जरूरी है पहले स्टेप पे कि ये स्कूल्स यहाँ पे होना तो आपके नॉर्म्स में भी आते हैं। लेकिन जब पिछली बार मेरी बात हुई, 100 हायर सेकेंडरी स्कूल दिए सरकार ने, उस 100 हायर सेकेंडरी स्कूल में मुस्करा का स्कूल उन्होंने नहीं दिया। और अभी मैंने दूसरी बार में अभी बजट सत्र के दौरान उसके बाद में 5 हायर सेकेंडरी स्कूल की और 8 हाई स्कूल पूरे की। प्रदेश स्तर का कोई सुझाव आप दे सके, क्या संशोधन होना चाहिए? जो सबसे पहला संशोधन जो मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर पे होना चाहिए, वो हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिलीवर करते हैं वो किस स्तर का डिलीवर करते हैं और उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें देना पड़ेंगे। ट्रेनिंग स्कूल्स टीचर्स के लिए खोलने पड़ेंगे, जहां पर वो जाकर पहले ट्रेनिंग लें, क्या बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉनिटरिंग बड़ी तगड़ी होना चाहिए और डिसिप्लिनरी होना चाहिए। अगर किसी स्कूल के अंदर कब टीचर आ रहे हैं,
कितने बच्चे आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और एक पेरेंट टीचर के बीच में समन्वय बनाकर उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना होगा कि सिर्फ टीचरों का काम नहीं, ये पालकों का भी है और शासन का भी है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को हमें सुधारना होगा, जब भी कहीं जाके हमें रिजल्ट्स आएंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्कूल में होना चाहिए वो होना चाहिए। जहाँ खेल मैदान की बात करते हैं, खेल मैदान होना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में आए तो उसे शिक्षा का वजन नहीं लगे। को करिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए ताकि वो शिक्षा के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करे, थोड़ा उसका बौद्धिक विकास के अलावा शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और सिर्फ साक्षर के अलावा वो संपूर्ण व्यक्तित्व उसका निखर कर आए, ऐसी में उम्मीद। जी हैदर साहब, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे मामले पर। सरकार की नीयत आपके सामने आ गई कि सरकार क्या चाहती है, और बच्चों की नियति भी आपने देख ली कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। एक क्या कमेंट देना चाहेंगे आप? एक तो कमेंट बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आजकल स्कूल के बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं बच्चों के लिए। मोबाइल टेलीफोन हैं, इनके पास पैसा है, उन्होंने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे रखी है, उस पर बच्चे घूम रहे हैं, हर वक्त मोबाइल पे काम कर रहे हैं। ये टीवी है, चैनल्स हैं, तो ये और क्रिकेट का गेम साल भर तक चलता रहता है, IPL और ये तो ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें हर बच्चा बहुत इंटरेस्टेड होता है, इसलिए पढ़ाई के ऊपर उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसको कैसे रोका जाए, ये एक मुश्किल काम है, घर वाले समझें इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि स्कूलों की क्वालिटी, जैसे आपने कहा, एक तो स्कूलों का नंबर बढ़ना चाहिए और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, टीचर्स, लेबोरेटरीज, ये सब होना चाहिए, और रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये बड़ी आम बात है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो रेगुलरली उसका देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, अच्छा नहीं कर रहा तो थोड़ा सा और बैठा के पढ़ा देते हैं। वैसे हर टीचर की जिम्मेदारी है कि रेगुलर इम्तिहान दें, असेस करें, देखेंगे लड़के की परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको इम्प्रूव कर दें। जब साल भर तक आप इस तरीके से लड़के को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा। सही बात। मैं एक आखिरी जुमला कह के ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप इतना मेहनत करती हैं, आपका चैनल और एजुकेशन के मामले में। आपसे सर भोपाल का सर्वे कर लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो यहाँ के बहुत मशहूर स्कूल हुआ करते थे, उनकी आज की हालत क्या है। वहाँ लड़के कम है, टीचर ज़्यादा हैं, क्लासरूम बंद हैं, लेबोरेटरीज बंद हैं, काम ही नहीं हो रहा। और इसके और ये कैपिटल के अंदर हो रहा है यहाँ पे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और कमिश्नर ऑफ एजुकेशन भी मौजूद है। तो मैं इत्तेफाक से गिन्नौरी स्कूल और जहांगीरिया स्कूल में कभी बहुत पहले भी गया था, आज हालत और उस हालत में बेहद फ़र्क आ गया। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों को महसूस करना चाहिए कि हम क्यों सरकारी स्कूलों को कमज़ोर कर रहे हैं, हम क्यों गरीब बच्चों और आम बच्चों को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। ये महसूस करना चाहिए, जिस दिन ये महसूस कर लेंगे उस दिन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जी प्रवीण जी, आपसे संक्षेप में अंतिम आपका कमेंट जानना चाहूँगा कि व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है या रिजल्ट में सुधार की? निश्चित तौर पर व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। आधे बच्चे फेल हो गए, जो बात हम कह रहे हैं कि बच्चे फेल हो गए, सरकार या विभाग फेल क्यों नहीं हुआ? आपको जिन जिलों में रिजल्ट बिल्कुल पुअर रहा है, 50% से कम रहा है, उन जिलों के DOs पे कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? या जो स्कूल का रिजल्ट 0% रहा है, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर से कोई जवाबदेही है कि नहीं? आपका जवाबदेही तय करना पड़ेगी। आज आपको 51 जिले हैं, मगर डाइट मतलब जहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है, आपके पास पूरे 51 डाइट नहीं है। PGBT जो 30 साल पहले खुले थे, उसमें एक भी संख्या आगे नहीं बढ़ी है। PGBT आपको खोलना पड़ेंगे, डाइट खोलना पड़ेंगे, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि आपको सोशल मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, चाहे विधायक हों क्षेत्र के, चाहे दूसरे जनप्रतिनिधि हों और वहाँ के नामचीन लोग हों, उनको स्कूलों मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी या उनको जोड़ना पड़ेगा उस साथ में, तभी हम अपने रिजल्ट को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, सोशल ऑडिट की जरूरत है शिक्षा में भी। प्रवीण शर्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं हम, आपने अच्छे सुझाव दिए। हैदर साहब, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। शैलेंद्र जी, आपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी बताई और सरकार को एक दिशा भी देने की कोशिश की, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा ये सरकार के लिए गौरव की बात है या शर्म की। 8 लाख में से 4 लाख से ज़्यादा बच्चे 10वीं में फेल हो गए। आश्चर्य तो इस बात भी है कि हर साल स्कूल चलो अभियान की सफलता के बावजूद 2.25 लाख बच्चे प्राइवेट के तौर पर 10वीं की परीक्षा में बैठे। इनमें से मात्र 39,000 ही पास हो पाए और सरकार खुश है, कह रही है हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में सुधर गया है। पिछले साल से इस बार 2% ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। कमाल है, आधे से ज़्यादा बच्चों के फेल होने पर भी खुशी मनाई जा रही है। कभी रिजल्ट बिगड़ने के लिए बिजली और टीचर्स की कमी को कोसा जाता था, लेकिन अब तो ऐसा कोई अभाव ही नहीं है। कमी है तो बस इच्छा शक्ति की।
सरकार चाहे तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों से आगे निकल सकते हैं। रिजल्ट बिगड़ने में बच्चों से ज़्यादा दोस्त मास्टर साहब और व्यवस्था का है। बच्चे तो हवा का झोंका है, जिधर गुंजाइश होगी चले जाएंगे। शायद इन्हीं के लिए किसी ने कहा है, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत है हवा से होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरिया आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।